नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ देखिए, कल जिस प्रकार से एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर के एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर सभी टीचर्स ने यहाँ पर एक पीसफुल अपना डिस्कशन किया, वार्तालाप की एसएससी चेयरमैन के साथ जो वार्तालाप हुई है उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स सामने आए हैं, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। आप ऐसे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस यही बात के लिए थे कि आखिर किस प्रकार से आगे अब हमारे जो मन के सवाल हैं कि क्या इन सभी चीज़ों के बाद 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या फिर अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगा तो आखिर अब सिलेबस में चेंज होगा या पीवाईक्यूज पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, कैसे अब आगे की तैयारी करें, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज के सेशन में बात करेंगे। बाकी जहां जितना हो सकता है, जो भी 2024-2023 के अलग अलग एग्जाम्स को दिए हैं, जिनके साथ आपको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, उनके रिजल्ट्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि नहीं होना था। बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन सभी तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और आने वाले 2025 के जितने भी साथी हैं, ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें आपके लिए काम की नहीं है, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम आप ही को यहाँ पर देना है। अभी आप में से कई लोग इस बात के लिए भी सोच रहे होंगे कि 2025 का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो भी अभी अप्रैल में आना है, ये रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं, तो क्या अब हमारा नोटिफिकेशन आएगा समय पर, क्या बदलाव होंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूँ, कल जिस प्रकार से मीटिंग हुई, जिस प्रकार से डिस्कशन हुआ, वहाँ पर कोई भी चीज़ रिटन में प्रूफ नहीं हुई है, सिर्फ वर्बली बताई गई है, सिर्फ बातों के द्वारा ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। जो भी एक डिस्कशन, जैसे सभी टीचर्स आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वीडियोस में, वहाँ पर जो 2 स्टूडेंट्स थे और उनके साथ अभिनय सर भी वहाँ पर अंदर गए, चेयरमैन साहब से बात हुई और क्या क्या वहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन किया। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अभी कंक्लूजन जो है वो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं आया है, कोई रिटन अभी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन हाँ वर्बली बहुत सारी बातें हैं जो कि सामने आई हैं, जो कि पता चली हैं। और उस वर्बल एश्योरेंस के बाद भी अगर हम बात करें तो अभी फर्दर कुछ मीटिंग्स और पेंडिंग है, जो कि इस हफ्ते और आपकी लाइनअप होंगी और उसके बाद जाकर कहीं इन सभी चीज़ों पर स्पष्टीकरण आ जाएगा। कुल मिलाकर के फिलहाल कल जो आप सबके कई सारे प्रश्न थे, जिनमें आपका ये भी था कि क्या 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्या उनका रिजल्ट रिवाइज होगा, तो सबसे बड़ा आंसर था कि नहीं, रिजल्ट पे कोई भी अब दोबारा से रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आने वाली चीज़ों में कुछ बदलाव करेंगे। कई क्वेश्चंस गलत थे मेंस के एग्जाम में, सीजीएल का जो मेंस पेपर हुआ था 18 और 20 जनवरी को, और उस चीज़ पर भी एक्सेप्टेंस आया है, उस बात पर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ भाई वो क्वेश्चंस गलत थे, हम भी मानते हैं। इवन चेयरमैन साहब ने भी इस बात को माना है कि हाँ वो सवाल जो थे वो यहाँ पर गलत दिए गए थे। तो अभी कुछ फर्दर मीटिंग्स हैं, सभी टीचर्स ने, मतलब एक नहीं सभी टीचर्स ने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर, और उसी के साथ जितने भी टीचर्स थे सबने अपना पॉइंट जो पूरा डिटेल में स्टूडेंट्स के हित में एक एक सवाल जो आप लोग पूछना चाहते थे उन सभी पर वार्तालाप हुआ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, आपका वर्बली एश्योरेंस दिया गया है दूसरा, आपको लग रहा होगा 22 अप्रैल के अंदर हमारा एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, हमारे एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है बेसिकली वो आ जाएगा। तो पहली चीज़, अब वो चीज़ नहीं होनी, जैसा कि पता चला था कि आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अब लेट हो सकता है, जो कि कल ही ये बात सामने आई थी, क्योंकि हमें भी यही लग रहा था कि देखो भाई अभी 15-20 दिन है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इतनी जल्दी ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी। लेकिन वहाँ पर ये सामने आया कि अभी आप लोग का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि डिले हो जाए, इतनी जल्दी वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। मतलब एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपका लेट होगा, तो डेट भी लेट होगी, एग्जाम भी लेट होगा, लेकिन आपके पास तैयारी के लिए समय रहेगा। पहली चीज़ यहाँ पर कि अभी हमारा जो एग्जाम का कैलेंडर दिया था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होना है। देखिए, दूसरे पॉइंट पर बात करें कि जो मेंस का पेपर हुआ था, मेंस में जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मार्क्स आपके बदले हैं, तो मेंस का पेपर अब रहेगा सिंगल शिफ्ट में। एग्जाम की डेट तो अब लेट होगी, लेकिन अब से जो मेंस का पेपर हुआ करेगा 2025 से, वो आपका एक सिंगल शिफ्ट में होगा, और नॉर्मलाइजेशन जो होती थी वो अब नहीं होगी। यानी अब जब नॉर्मलाइजेशन का वैसे भी अगर देखा जाए तो इनका जो फॉर्मूला था वही इतना डिफिकल्ट था, तो उसको लेकर के भी बातचीत की, पता चला कि भाई देखो अब मेंस का पेपर हम एक ही शिफ्ट में कराएंगे और एक ही दिन में आपका ये पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का भी कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है मेंस के लेवल पर, जो सीजीएल का आप एग्जाम देते हैं एसएससी के द्वारा जो आपका पेपर रहता है। लेकिन उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा परसेंटाइल मेथड जो है, एक नई इन्होंने नाम जो है वो दिया है, परसेंटाइल मेथड पे कैलकुलेट करके लोग अपना वहाँ पर रैंक आपकी जो मार्क्स हैं उनको यहाँ पर निकालेंगे। लेकिन उस पर भी अभी स्पष्टीकरण नहीं है, हो सकता है कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिले, जब तक रिटन में सारी चीज़ें नहीं आ जाती। आप भी इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया, परसेंटाइल मेथड करके कुछ ये लेकर के आएंगे, जिससे कि नए आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें मार्क्स को ईजिली ये कैलकुलेट कर पाएंगे, रैंक बन पाएगी, मेरिट आपकी तैयार हो पाएगी। इसी के साथ बात करें एक अगले पॉइंट पर कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार था
कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो भैया वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं आएगी। साफ मना कर दिया था कि देखिए उस पर तो हम नहीं बात कर सकते, 2024 का पेपर हो चुका है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ अलग से कोई रिजर्व लिस्ट टाइप या कुछ अलग आप नाम उसको दे सकते हैं, उस पर ज़रूर सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है। इस पर वेटिंग लिस्ट पर साफ मना कर दिया कि वेटिंग लिस्ट कोई भी किसी भी प्रकार की आप लोगों के सामने नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, चलो मेथड आपने चेंज कर दिया, मेंस के लेवल पे मेथड आपने चेंज कर दिया, फिर आपने वेटिंग लिस्ट के लिए भी मना कर दिया, 2024 वाले इस चीज़ से जो इम्पैक्ट हुए हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो 3-4 हज़ार बच्चों के लिए जो फ़र्क पड़ा है, जिनके नंबर होते हुए भी वो नहीं अपना सिलेक्शन ले पाए हैं, दिक्कत वहाँ आएगी, दिक्कत उनको आएगी, ठीक है। उन्होंने कहा वेंडर जो है हम उसकी गलती मानते हैं, पिछली साल ही टर्म ओवर हो गया था TCS का, लेकिन फिर भी उन्होंने ही पेपर कंडक्ट किया, उन्होंने ही पेपर जो है वो यहाँ पर तैयार किया। अब पेपर के सवालों का लेवल आप देख रहे हो कि कहाँ पर MTS है, कहाँ CGL है, कहाँ CHSL है, सबके अंदर जो एग्जाम का लेवल है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो कहाँ कितना वेरी करता हुआ दिख रहा है कि MTS के अंदर आप लेवल पूछ रहे हो CGL का और CGL में लेवल आपने दे रखा है MTS का। तो इस पर भी एक्सेप्टेंस था, हर चीज़ पर ये मानो कि चेहरे पर थी वो झलक कि हाँ भाई कुछ तो हमने गलत किया है, मान रहे थे इस बात को। बाकी उनका ये कहना था कि TCS का वेंडर जो है वो अब चेंज कर दिया जाएगा, अब TCS पेपर नहीं बनाएगा। और अगर TCS पेपर नहीं बनाएगा तो आपके मन का भी ये सवाल है कि फिर हमें PYQs पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने, क्या हमारे विगत वर्षों के प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं, मैं उस पर भी अभी आऊँगी यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये सुन लो, सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैम सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज नहीं किया है। अभी जैसा लेवल रखा था, जो आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस आता था मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS का, वो वैसा ही है, लेकिन वेंडर चेंज किया है। और वेंडर चेंज करने से जब भी पेपर वेंडर के चेंज होने के बाद बना है, वो पेपर आसान आया, कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट आया, टफ पेपर नहीं आया। तो पहली चीज़ इस पर ध्यान देना कि अगर पैटर्न चेंज होता भी, अगर वेंडर चेंज होता भी, तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर जो आएगा 25 का वो इजी टू मॉडरेट ही आएगा, क्योंकि वो जो वेंडर नया आता है ना, वो भी ये देखता है कि भैया पिछले पैटर्न पे क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो उस आधार पर टफ क्वेश्चंस तो आपको देखने को नहीं मिलने चाहिए। लेकिन हाँ उनका ये कहना था कि चलो मान लो वेंडर भी चेंज कर रहे हैं, लेवल को हम मेंटेन करके रखेंगे कि अब अगर 10वीं पास की परीक्षा है, MTS का पेपर है, तो उसमें MTS के लाइक 10वीं पास के लाइक पेपर होने चाहिए, क्वेश्चंस जो है वो उस तरह से यहाँ पर सेट होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो उसके अंदर सवाल ग्रेजुएशन लेवल के रहने चाहिए, मतलब उस तरह से कि वो एक एस्पायरिंग जो भी आपका कैंडिडेट है, जो भी यहाँ पर दे रहा है एग्जाम को, उसका आधार वहाँ पर रहना चाहिए, उसकी तैयारी इस प्रकार से यहाँ पर रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग बात करें कि एग्जाम का सीक्वेंस, जैसे कि यूजुअली आप देखते हो इन्होंने लेवल वाइज कर दिया कि भाई पहले हम CGL का पेपर कराएंगे, उसके बाद आपका जब CGL की भर्ती क्लियर हो जाएगी, कई बार क्या रहता है बच्चे ने CGL भी भरा है, CHSL भी भरा है, MTS भी भरा है, तीनों में कहीं ना कहीं उसकी पोस्टिंग जो है वो लग गई है, कहीं ना कहीं उसकी रैंक तीनों में बैठ रही है, और उसके बाद एक जगह वो ज्वाइनिंग लेता है, बाकी 2 सीट्स खराब होती हैं। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि अगर हम CGL का पेपर करा रहे हैं तो पहले अगर आप CGL अप्लाई कर रहे हो तो आपका CGL में सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग ले लो, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर CHSL का भर्ती जो है वो सामने आएगा, फिर उसके बाद उसमें अगर कोई ज्वाइनिंग लेना चाहता है तो आपकी प्रेफरेंस वो होनी चाहिए, और अगर आपको MTS में लेनी है तो आपकी प्रेफरेंस वो होनी चाहिए। तो सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो होगा, पहले CGL लेवल की भर्ती आएगी, फिर CHSL आएगी जो 12वीं पास रहती है, और उसके बाद आएगी 10वीं पास वाली MTS की भर्ती, जिससे कि आपका भी जो एक गोल है वो सामने आए कि भैया आपको अगर लेनी है ज्वाइनिंग तो एक ही में लेना। बच्चे आजकल अलग अलग जितने भी फॉर्म्स दिखते हैं कि क्या जा रहा है, 100 रुपये का फॉर्म है, फटाफट से भर देता हूँ, लड़कियों के लिए तो वैसे भी फ्री है, चलो सारे ही भर देते हैं। तो यहाँ ये जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है, जो एरर आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारी सीट्स देखने को मिलती हैं कि वैकेंट रह गई, फिर बाद में कोई रिजर्व लिस्ट नहीं है, अब करे तो क्या करे, ना तो वैकेंसी पूरी उतनी आती है, और जो आती है उसमें सीट्स भी आधी इस प्रकार से चली जाती हैं, तो आगे इन सभी चीज़ों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम का सीक्वेंस जैसा कि आपका सीनियरिटी ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ एग्जाम वो रहेगा कि पहले आपका CGL हो रहा है, फिर उसके बाद CHSL हो रहा है, और उसके बाद आपके MTS का एग्जाम, मतलब कुछ ऐसा इनका प्लान है कि हम इस तरह से भर्ती को अब लेकर के आएंगे। और इसी आधार पे CGL भी, क्योंकि देखो बदलाव ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, उनको नहीं याद है, अगर 16-17 क्वेश्चन TCS ने गलत दिए हैं तो भैया उनको एक एक वैल्यू तक याद है कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको खबर नहीं है, खबर है, बट कर कुछ नहीं सकते, कहते हैं हमारे पास ये राइट जो है वो नहीं है, उसके लिए DOPT और बाकी कोर्ट की तरफ, सरकार की तरफ जो है वो बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए फिलहाल एग्जाम का जो सीक्वेंस है उसके ऊपर बात करी गई है कि ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहने वाला है, वेंडर चेंज होगा, और इसी के साथ एग्जाम जो रहेगा आपका उसकी फीस में भी हो सकता है बढ़ोतरी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि देखो जब बात आई ना कि भाई एग्जाम सेंटर पे बच्चा जाता है, इस बार आपने देखा
कह दिया गया कि भाई कई एग्जाम्स के अंदर हमारा टेक्निकल ग्लिच आ गया है, कई बार कीबोर्ड आपका काम नहीं करता, टाइपिंग का टेस्ट है, सेम डे है, स्टूडेंट पे वैसे ही प्रेशर है, टाइपिंग करने जाता है तो वहाँ पर उसके कीबोर्ड में कोई कीज़ काम नहीं कर रही हैं, कीबोर्ड जो है वो ख़राब निकल रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ख़राब देखने को मिल रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके लिए क्या वो स्टूडेंट, उसका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पर करेगा सफ़र, जो 1-1.5 साल से 2 साल से मेहनत कर रहा है, उस टाइपिंग को सीख रहा है और सोच रहा है कि हाँ भाई मैं जाऊँगा तो मेरे पास अपना कीबोर्ड होगा। तो उनका कहना यह है कि देखो भाई, पहली चीज़ हम मेंस को करा रहे हैं एक सिंगल शिफ्ट के अंदर, सिंगल शिफ्ट में कराने के बाद भी अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दें कि हमें एक ही शिफ्ट में इतने सारे बच्चों को बुलाना है, तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा फीस भी हो सकता है बढ़ानी पड़ जाए। 100 रुपये का फॉर्म है, उसको जैसे भी होगा ये थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर भी वार्तालाप यहाँ पर अभी हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे सामने आए हैं। बाकी इस बात पे भी चर्चा हुई है कि भाई जो फाइनल आप लोग अपना रिजल्ट करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका स्टार्टिंग में क्यों नहीं हो रहा है, किस तरह से आप उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले नहीं करें, उनका काम नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। एसएससी की तरफ से एसएससी चाहती है कि हम कराएं, लेकिन उसको मना कर दिया जाता है कि हम डीवी नहीं करा सकते हैं पहले। तो इन सभी चीज़ों पर जब डीवी नहीं होगा तो बच्चा जो ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है वो यहाँ पर दिक्कत कर रहा है कि भैया वो ज्वाइनिंग आपकी अलग अलग एग्जाम्स को भर करके अपनी सही प्रेफरेंस को नहीं चुन पा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो आप अपनी आंसर की दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बदलाव होने हैं, रिफॉर्म्स होने हैं। और इन सब को लेकर के फिलहाल जो वर्बली बातें हुई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और फर्दर अभी लगातार 5-6 दिन तक मीटिंग्स होंगी, सभी टीचर्स जो हैं वो अलग अलग अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाएंगे, बात करेंगे और जिस तरह से भी फाइनल आउटपुट आता है वो आप लोगों तक कन्वे किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भैया PYQs पढ़ने या नहीं पढ़ने, तैयारी बंद कर दूं, चालू कर दूं, क्या करूं, कैसे करूं, आप अपनी तैयारी वैसे ही रखिए, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अपने नींव को, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखिए। हमेशा तुमसे कहा है कि देखो रेलवे हो, SSC हो, जहाँ पर भी आपने टारगेट बनाया हुआ है, आपका थ्योरी पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको ये पता है कि अच्छा 10वीं लेवल तक का एग्जाम आ रहा है, मुझे एनसीईआरटी कवर करनी है, देते तो एनसीईआरटी के अंदर से ही है। आपका जो बेस है, आपका जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक है उसको आप फॉलो करो, थ्योरी पढ़ो, सवाल लगाओ, मोर देन इनफ है। और PYQs, इसमें 2 तरह के बच्चे रहते हैं, देखो फ्रेशर भी है, रिपीटर भी है। फ्रेशर ने हल्के हल्के सवाल करे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, रिपीटर पिछले 5 साल से अपना सारा कुछ याद करके बैठा है, उसको PYQs भी पता है, उसको वैसे भी अन्य सवाल पता है, थ्योरी भी पता है। तो एक लेवल को जांच करके तब पेपर सेट होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम PYQs नहीं पढ़ोगे, देखोगे नहीं। देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी पर भरपूर अपना टाइम दीजिए। वैकेंसी थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, उसको उसी अनुसार चलने दीजिएगा। तो भाई काफ़ी सारे मेथड्स हैं, देखो बदलाव होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ से पहल होती है, और अगर ये पहल यहाँ से हो रही है तो आप केवल और केवल अपनी तैयारी में जुट जाइए। पहल हो रही है, सभी टीचर्स आपके हक के लिए, आपकी लड़ाई के लिए। बच्चों को लग रहा था कि 2024 वालों के साथ गलत हो रहा है, किसी को लग रहा था 25 वाले इसमें आकर के क्या करेंगे। ये लड़ाई आपकी है और आपका रिप्रेजेंटेटिव बन करके अगर सभी शिक्षकगण यहाँ पर जा रहे हैं तो आप लोग भी इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए कि आप भी सपोर्ट में रहिए। केवल यहाँ कैमरे पर आकर बोलना ही सब कुछ नहीं होता, आपके लिए अगर जाना पड़ता है तो ग्राउंड पर भी सभी टीचर्स तैयार हैं। कल मैं भी गई थी रात तक, आप लोगों ने देखा होगा, सभी टीचर्स को कई बार सुबह से तो बिठाए रखा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, सभी काफ़ी परेशान रहे। लेकिन उसके बाद एट द एंड कहीं जाकर के चेयरमैन साहब से बातचीत हुई, सुनवाई हुई, तब जाकर के सामने आया कि अच्छा हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, वो भी अभी वर्बली है। इतना बात करने के बाद ये सारा आउटपुट निकल कर आया है। अब आगे क्या होता है, फर्दर क्या क्लैरिफिकेशन आता है, इन बातों पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आप अपनी प्रिपरेशन में लगिए, अपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, चीज़ें होंगी तो देखो आपके लिए भी अच्छी होंगी, ठीक है। एग्जाम का लेवल अब ये मत सोचना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अपनी जो एग्ज़ाम का आपका ग्रेजुएशन लेवल है, 10वीं है, 12वीं है, आप बस उस चीज़ पर अपना ध्यान दीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहती है आप सभी तक कन्वे की जाएगी। आप लोग बाकी जानकारी के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, एंड रिमेनिंग जो भी पार्ट रहेगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।